लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ। बाकी यह है कि दो तीन पुलिस वाले मेरे को बहुत बढ़िया चरित्र के मिले हैं कि जिनका हाँ मैं वाकई, जिनके पास लगता है भी हाँ कि ऐसे आदमी कभी शुरू में मिले होते तो हाँ शायद इस दिशा में नहीं होते हम। पंजाब का एक शहर है फाजिल्का। यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। राजस्थान और हरियाणा भी इस शहर से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यहाँ तीनों राज्यों की मिलीजुली संस्कृति है। एक परिवार यहाँ रहता है, माता पिता और उनके दो बेटे। पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे, कुछ साल पहले रिटायर हुए और अब खेती करते हैं। माता वैसे तो गृहिणी हैं, एक बार सरपंच का चुनाव भी लड़ने वाली थी, पर्चा भी भर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से चुनाव नहीं लड़ी थी। खेती करने वाले इस परिवार के पास ज़मीन बहुत है। ये तो हुई घर के बड़ों की बात। इनके बड़े बेटे ने एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। एथलीट बनने की ख्वाहिश रखता था, चंद मेडल भी बटोरे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी गया, लेकिन सिर्फ गया, दाखिला कभी नहीं लिया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहा, वकालत की पढ़ाई करना चाहता था। दोस्त बताते हैं कि उसे पंजाबी, हरियाणवी और बागरी भाषा का ज्ञान था। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के लिए एक तरफा कैंपेन किया। इन्हीं आचार, विचार और प्रचार की प्रक्रिया में उसकी तमाम अदावत हुई, रंजिश हुई और कुछ मामलों में बात मरने मारने तक आ गई। फिर शुरू हुआ जेल का सफ़र, और वो कुछ इस तरह शुरू हुआ कि आज तक ख़त्म नहीं हुआ। कभी भटिंडा, कभी तिहाड़, कभी जोधपुर, तो कभी साबरमती जेल। आज की तारीख में घर का वो बड़ा बेटा ऐसा अपराधी है जिसके लिए हाई सिक्योरिटी जेल्स में भी खास इंतजाम करने पड़ते हैं। वो शख्स जो बीते 10 सालों में जेल के बाहर कदम नहीं रख पाया और जेल से ही बड़ी बड़ी वारदातों की साजिश रचता है। भारत की जेल में बैठकर पाकिस्तान के अपराधियों से बात करता है। वो शख्स जिस पर मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है, जिसका नाम बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया, जो निडर होकर कहता है लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और जो कॉल पर बेखौफ होकर कहता है जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी, तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। जिसे कोई सतविंदर सिंह कहता है, कोई बालकरण बरार, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान लॉरेंस बिश्नोई के नाम से होती है। कानून की भाषा में ए कैटेगरी का गैंगस्टर। यूनिवर्सिटी के झगड़े से शुरू हुआ वो अपराध का करियर वसूली, धमकी, हत्या और तस्करी से होते हुए सिंगर्स और एक्टर्स की जान लेने के मुकाम तक पहुंच गया है। अब आलम यह है कि सिर पर 50 से ज़्यादा मुकदमे लादे 32 साल के इस नौजवान की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो रही है। वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कैसे काम करता है और क्यों उसे नया डॉन कहा जा रहा है। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में सिलसिलेवार 21 बम धमाके हुए, 56 लोगों की जान गई और 200 से ज़्यादा घायल हुए। अहमदाबाद पुलिस ने कुल 20 एफआईआर दर्ज की। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। केस चला, सुनवाई हुई और कुल 77 आरोपितों में 22 बरी हो गए। अदालत ने 49 को सज़ा सुनाई, जिसमें 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास हुआ। ये सब अबू सलेम ने दाऊद इब्राहिम के इशारे पर कराया। जितने लोग इस घटना में शामिल थे, उनमें से 5 लड़कों में 2 बातें समान थीं। 5 मुस्लिम थे और 5 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से थे। यूपी के मेरठ, बुलंदशहर और बिजनौर से भी 3 लड़के थे। यानी अबू सलेम ने बम धमाके जैसी संगीन वारदात अंजाम देने के लिए ऐसे लड़के चुने जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और न ही उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज था। पुलिस के लिए भी उन्हें ट्रेस करना मुश्किल था। लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने गैंग में मेंबर्स जोड़ने के लिए यही तरीका अपनाया। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के छोटे छोटे शहरों के 18-19 साल के लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया, जिनका पुलिस रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है और न ही उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। अगर पुलिस और एजेंसीज उन्हें ट्रैक भी करना चाहें तो कैसे करें? ऐसे लड़कों के लिए अपराध करने के बाद भागना भी आसान है। इनके आका इन्हें मुंबई आने के लिए टिकट देते थे, अच्छी जगह रुकवा कर खाने पीने की व्यवस्था कराते थे, कुछ दिन मुंबई घूमने का समय देते थे, फिर अचानक एक दिन ऑटोमेटिक वेपन थमाते और टारगेट दे देते कि वो अगली सुबह का सूरज न देख पाए। काम होने के बाद अगली ट्रेन और सीधा अपने घर। खोजता रहे जिसे खोजना है,
कि किसने अपराध किया। लॉरेंस का तरीका भी यही है। सबसे ताज़ा मामला है बाबा सिद्दीकी का। एक शूटर को छोड़कर बाकी 2 का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी अंकित सिरसा नाम के शूटर की उम्र महज 18 साल थी। वो बात अलग है कि घटना के पहले उसे मुंहमांगी रकम देने का वादा किया गया था और घटना के बाद उसका फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया गया। बल्कि लॉरेंस ने गैंग बढ़ाने के लिए इस परंपरागत तरीके में एक और एडिशन किया। उसने कई लड़कों से कहा कि वो वारदात के बाद उन्हें कनाडा और अमेरिका जैसे किसी अच्छे देश में सेटल कर देगा। इसके अलावा एक और बात है, दाऊद ने अपना नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग, टारगेटेड किलिंग या जिसे सुपारी भी कहा जाता है, और एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों की मदद से बढ़ाया। लॉरेंस ने भी छोटे अपराधों से शुरुआत की और अब क्रिमिनल से गैंगस्टर और गैंगस्टर से डॉन बनने के रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रहा है। अबू सलेम, छोटा शकील और छोटा राजन तो देश छोड़कर भागे भी थे, इसलिए उन्हें वापस लाया गया। दाऊद तो कभी आ भी नहीं पाया, लेकिन लॉरेंस गैंग तो जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। आखिर जेल के बाद किसी को कहाँ ही भेजा जा सकता है। इनकी अगली पेशी से पहले मर्डर हो जाता है और इनका गैंग उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। आज की तारीख में लॉरेंस गैंग में 700 एक्टिव शूटर्स हैं, जिसमें 300 पंजाब से आते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सबसे खास गोल्डी बराड़ दोनों खुद पंजाब से हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, पंजाब के जेल में भी काफ़ी समय तक साथ रहे। लिहाजा दोनों ने गैंग की ज़मीन पंजाब से तैयार की और शूटर भी यहीं से हायर किए। भारत के किसी और गैंग में इतने एक्टिव शूटर्स फिलहाल तो नहीं हैं, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो नहीं ही हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि कोई और गैंग इस स्केल पर ऑपरेट भी नहीं कर रहा है। किसी और गैंग का नेटवर्क या सिंडिकेट इतना फिनोमिनल भी नहीं है। दुनिया के 6 देशों और भारत के 11 राज्यों में लॉरेंस गैंग सक्रिय है और अपराध करता है। इतना बड़ा नेक्सस है तो बैकग्राउंड में लोग भी होंगे। लॉरेंस बिश्नोई के कुछ खास साथी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गोल्डी बराड़, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपित है। उसके पास कनाडा, दिल्ली और पंजाब की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर है रोहित गोदाना। इसके पास भी अमेरिका के कुछ हिस्से, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। ऐसे ही लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास पुर्तगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और एनसीआर की जिम्मेदारी है। लिस्ट में अंतिम नाम है काला जठेड़ी। इसके पास उत्तराखंड और हरियाणा की जिम्मेदारी है। ये 4 के चारों गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को सीधे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब है कि घटना होने के बाद बात करते हैं। वो घटना के लिए हथियार कहाँ से आते हैं, उसके लिए भी एक अच्छी भली मशीनरी है। लॉरेंस गैंग को सबसे ज़्यादा हथियार मिलते हैं पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से। तस्करी के जरिए हथियार आते हैं और उनके सहारे क्राइम होते हैं। देश के अंदर इस गैंग को मध्य प्रदेश के मालवा से हथियार मिलते हैं, यूपी के मेरठ, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर से भी हथियार मिलते हैं। बिहार के मुंगेर और खगड़िया से भी इन्हें अच्छे खासे वेपन्स मिल जाते हैं। देश के साथ साथ विदेश जैसे अमेरिका, रूस, कनाडा, नेपाल और पाकिस्तान से भी लॉरेंस गैंग हथियार हासिल करता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क बन चुका है। 10 साल पहले तक ये गैंगस्टर और गैंग सिर्फ पंजाब में सक्रिय था, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल आने के बाद इसने तकनीक का ऐसा दुरुपयोग करते हुए फ़ोन पर अपना नेटवर्क बनाया और गैंग बढ़ाया। लोकल गैंग्स के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बनाया और अब सभी मिलकर काम करते हैं। फिर क्या पंजाब और क्या दिल्ली, आज उसके गैंग की दहशत हरियाणा, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में है। तो ये था लॉरेंस गैंग का छोटा सा इंट्रो कि देश का सबसे ताकतवर गैंग किस तरह काम करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अगर हम कायदे से उसे जानना और समझना चाहें। हमने तो अपराध की एक बड़ी किताब का केवल एक पन्ना पलटा है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे अपराधियों की भीड़ में होने के बावजूद अपराधियों से अलग करते हैं। सबसे पहले तो ये इंसान और इसका गैंग सोशल मीडिया का पावर बहुत अच्छे से समझता है। ये जानते हैं कि व्यूज़ और रीच के मायने और असर क्या हो सकते हैं। इसलिए लॉरेंस कुछ के लिए गैंगस्टर है तो कुछ उसे पोस्टर बॉय की तरह भी पेश करते हैं। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, शॉर्ट क्लिप्स, रील्स लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाई रहती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ओपन फोरम है, इसलिए वहाँ उसकी मौजूदगी पर कौन पाबंदी लगा सकता है। उसने एक ही चैनल को 2 इंटरव्यूज़ दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर भले वो इंटरव्यूज़ हटा दिए गए हों, पर अब वो हर जगह मौजूद हैं। सभी ने उसे देख रखा है। उसमें लॉरेंस ने बातें भी सुनने लायक की हैं।
यूपी के बाराबंकी के किसी गांव में बैठा चिंटू आखिर क्यों उस गैंगस्टर में अपना आदर्श नहीं देखेगा, क्योंकि लॉरेंस तो ये कहता है हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। चिंटू तो बस प्रभावित हुआ, देवरिया का छोटू तो इतना उत्साहित हुआ कि वो चाहता है कि किसी तरह लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सदस्य बन जाए। फिर भागलपुर के गोलू को किसी न किसी तरह कोई लिंक मिल ही जाता है और वो देश के सबसे बड़े गैंग का मेंबर बन ही जाता है। लॉरेंस के तरीके जितने फैंसी हैं उतने ही एडवांस्ड हैं। वो जेल में रहकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP की मदद से कॉल करता है। क्योंकि ये कॉल इंटरनेट बेस्ड होती है इसलिए इसे ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। आम भाषा में इसे डब्बा कॉलिंग भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी से इतर उसने अपनी इमेज पर भी अच्छा भला काम किया है। वो वर्कआउट करता है, उसके बाद फ़ोटोज़ खिंचवाता है और सोशल मीडिया ऐसी फ़ोटोज़ से भरा पड़ा है। इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर भी दें तो एक पल के लिए सोच कर देखिए, 15-20 हट्टे कट्टे पुलिस वालों और एजेंसी वालों के बीच बंकर नुमा गाड़ी से जब कोई आम सा नजराने वाला एक नौजवान उतरता है तो बाराबंकी का चिंटू क्यों उससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन चिंटू ये नहीं समझता कि उधार की ज़िंदगी की कौड़ियाँ दुनिया के बाजार में ज़्यादा नहीं टिकती हैं। ऊपर से लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा कहते हैं मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक और बात है, पूरे उपक्रम में जितना दोष लॉरेंस का है उतना ही दोषी हमारा सिस्टम भी है। ये बात तो लॉरेंस बिश्नोई खुद कह चुका है कि काफ़ी समय बाद उसे कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी मिले जिनका वो आज भी सम्मान करता है, और कहता है कि अगर वो शुरुआत में मिले होते तो आज वो यहाँ नहीं होता। तो हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि लॉरेंस को लॉरेंस बनाने में हमारे सिस्टम ने भी बराबर भूमिका निभाई है। हम तो बस उम्मीद और अपील कर सकते हैं कि किसी और की जान न जाए, ये खून खराबा रुके, स्थिति सामान्य हो और जो दोषी हों उन्हें उनके हिस्से की सज़ा मिले।